हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल केमीज। सो आज हम लोग समझने वाले हैं आईटी जैम एग्जामिनेशन में आने वाले उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो हर साल कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। और आप अगर कहीं आईटी जैम केमिस्ट्री का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को ये टॉपिक्स पक्का ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो बेसिकली मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताने वाला हूँ। मैंने इस साल आईटी जैम एग्जामिनेशन में AIR 8 हासिल किया है। तो इस प्रिपरेशन के दौरान मैंने लगभग पिछले 15 से 18 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करे हैं दो दो बार। तो मैं जो भी आप लोग को सजेशन दूंगा कि आप इस टॉपिक को फोकस करके पढ़िएगा या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताऊंगा कि मैंने पिछले 15-16 साल में किस टाइप के क्वेश्चंस को देखे हैं लगातार आते हुए और इस साल भी किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो आप सभी को पता है आईटी जैम एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होता है। तो उसमें बेसिकली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल ये 3 पोर्शन होते हैं। और आईटी जैम एग्जामिनेशन के सबसे अच्छी बात यही है कि वो क्या करता है कि तीनों पार्ट में इक्वल ही कंट्रीब्यूशन करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। मान लीजिए कि आप अगर कहीं टिफर एग्जाम दे रहे हैं तो टिफर एग्जाम में होता ये है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा फोकस करके पढ़ते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन वही बात करें अगर आईटी जैम एग्जामिनेशन की, तो आईटी जैम एग्जामिनेशन में तीनों पोर्शन ही इक्वल वेटेज रखता है, इसीलिए आप लोग को तीनों पोर्शन को ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैं ऑर्गेनिक पढ़ रहा हूँ, मेरा स्ट्रांग है तो इनऑर्गेनिक थोड़ा कम या फिजिकल ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको तीनों पोर्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस दे करके पढ़ाई करनी पड़ेगी आईआईटी जैम एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हम लोग पर चैप्टर के हिसाब से उन उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स क्या हो रहे हैं पिछले कई सालों से रिपीट हो रहे हैं या फिर रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मैं आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेरे पास है आईटी जैम 2024 का सिलेबस, और इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उनको बताऊंगा जो मैंने देखा है कि पिछले हर साल वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर की बात करें फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आता है एटॉमिक एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो मुझे लगता है कि जो पिछले 2-3 साल में जो पूछा गया वो बेसिकली पूछा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। तो आप इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत थ्योरी आपको अच्छे से आना चाहिए। किस प्रकार से वो एनर्जी का फार्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका रिलेशन आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी वगैरह बहुत थ्योरी आपको अच्छे से आना चाहिए। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आना चाहिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग को थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर का नॉलेज होना चाहिए जो 1-2 मार्क्स में पूछता है। बाकी आप लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर में और क्वांटम केमिस्ट्री में, ठीक है, दोनों एक साथ दिए गए सिलेबस में। तो आपको बेसिकली क्वांटम केमिस्ट्री में आप लोग को पार्टिकल इन वन डे बॉक्स को 110% फुल फोकस के साथ पढ़ना है, क्योंकि उससे हर साल ही क्वेश्चन आते हैं। पार्टिकल इन वन डे बॉक्स का वो जो एनर्जी का इक्वेशन है और उसका जो ओवरऑल साई का इक्वेशन आता है उसको अच्छे से पढ़ के रखना है। ठीक है, और ये थोड़ा बहुत बेसिक आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। आगे बात करें तो गैसेस स्टेट की, तो गैसेस स्टेट की बात करें तो गैसेस सिस्टम में आप लोग को पहले आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए कि कैसे गैसेस, अगर 3-4 गैस को मिक्स कर दिए तो वहां से कैसे हम लोग उसका मोलर मास वगैरह वगैरह कैलकुलेट करते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है आइडियल गैस, आपको पता होना चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन पता होना चाहिए, वांडरपॉल गैस इक्वेशन और उसका इक्वेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें आता है वो आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का, भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोग को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, और हम लोग का क्या बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ये तीनों चीजें आप लोग को 110% पता होनी चाहिए अगर आप गैसेस स्टेट पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, आगे बात करते हैं लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में बेसिकली आप लोग को विस्कोसिटी वगैरह के ऊपर फोकस करना है, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के ऊपर। सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में हर साल आप लोग को ब्रैग्स लॉ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ब्रैग्स लॉ में इस साल भी क्वेश्चन आया था और पिछले 2-3 साल से भी क्वेश्चन आ रहा है, जहां पर वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोलेगा या तो फिर वेवलेंथ कैलकुलेट करने को बोलेगा, तो कुछ इस तरीके से सॉलिड स्टेट का आएगा। ठीक है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत वास्ट चैप्टर है, लेकिन आप लोग को अगर फोकस करके पढ़ना है तो आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस आना चाहिए आप लोग को अच्छे से, और कार्नोट इंजन का वो जो इफिशिएंसी वाला फार्मूला है उसको अच्छे से देख लेना। और थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली तो बहुत वास्ट हो जाता है, बट ये आप लोग को आना चाहिए। और बेसिकली आप लोग को मैक्सवेल स्क्वायर जो होता है, जहाँ स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया और जो 4 मैक्सवेल की इक्वेशन निकलते हैं वो आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है,
वो पूछ सकता है आप लोग को कि कौन सा रिलेशन इनमें से मैक्सवेल रिलेशन है, कौन सा नहीं है, ये आप लोग से पूछ सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया की। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोग को तो सबसे जो बेसिक चीजें हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ली चेटलियर प्रिंसिपल आप लोग को बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एमएसक्यू में हर साल इसमें से क्या होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कैसे कैसे अफेक्ट करेगा अगर कि हम लोग कंडीशन को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे बात करें तो आप लोग का केपी केसी के बीच में थोड़ा रिलेशन आप देख सकते हैं, बेसिकली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। बाकी ली चेटलियर प्रिंसिपल आना चाहिए आप लोग को अच्छे से। सेकंड बात करें तो फेज इक्विलिब्रियम में, फेज इक्विलिब्रियम आपको गिब्स फेज रूल F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू वाला जो गिब्स फेज रूल आता है, जो कंपोनेंट फेज वगैरह, ये आप लोग को आना चाहिए गिब्स फेज रूल फेज इक्विलिब्रियम में। आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करें तो आप लोग को पीएच कैलकुलेशन और आप लोग का बफर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बफर से तो इस साल भी क्वेश्चन आया था, पिछले साल भी क्वेश्चन आया था और हर साल आ रहा है, तो इस बार चांसेस है कि इस बार बफर ना दे करके आप लोग को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन आ सकता है। तो बफर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और पीएच कैलकुलेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे जो बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी रिसेंट टाइम्स में ऐसा देखा गया है कि आप लोग का कंडक्टेंस वाले पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग को नस्ट इक्वेशन पता होना चाहिए। ठीक है, और अपना ये बेसिकली आप लोग को मोबिलिटी वगैरह, ट्रांसपेरेंस वगैरह, ये सभी नॉलेज होना चाहिए। कोलरॉस लॉ आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली कंडक्टेंस पार्ट को थोड़ा अच्छे से देख के जाना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोग को मस्ट है। आप लोग को उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को ध्यान दे करके जा सकते हो वो आर्हेनियस इक्वेशन है। पिछले 2-3 साल से ये देखा गया है कि बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोग को फर्स्ट ही देता है या फिर जीरो ऑर्डर या फिर फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आया। जैसे इस साल जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर आप लोग से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन ना दे करके आर्हेनियस इक्वेशन से पूछ सकता है। तो केमिकल काइनेटिक्स से आप लोग को क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, कॉन्सेक्यूटिव हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है, इनसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आप लोग को। पैरेलल रिएक्शन से मिल सकते हैं, जो 2023 में क्वेश्चन आया था, तो आप लोग को ये अच्छे दिखना है। कैटालिसिस में आप लोग को माइकलिस मेंटन इक्वेशन 110% रट के ही जाना है, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ऐसा है। मतलब मोस्ट प्रोबेबल है कि माइकलिस मेंटन से आएगा ही आएगा, वो जो ग्राफ आता है और वो इक्वेशन। आगे बात करें तो एडजॉर्प्शन में आप लोग को फ्राउनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और आप लोग को उसका पोस्टुलेट से याद होना चाहिए। लैंगमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन और उसका पोस्टुलेट याद होना चाहिए, बस इतना खत्म है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो आप लोग को बियर लैम्बर्ट लॉ 110% एकदम अच्छे से आना चाहिए। बियर लैम्बर्ट लॉ आता ही आता है, हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आगे बात करें तो रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो वहां से आप लोग को बेसिक इक्वेशन याद होना चाहिए, वहां से बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन आप लोग को बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए कि कौन रोटेशनल एक्टिव है, कौन वाइब्रेशनल एक्टिव है। और अगर कहीं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो आप लोग को 0 पॉइंट एनर्जी कैलकुलेट करना आना चाहिए, इतना आप लोग के लिए इनफ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो आप लोग को पता ही है कि आप यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए, SN2 E1 E2 E1CB कहाँ पर हो रहा है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग को समझ में आना चाहिए कि रिएजेंट का क्या रोल है, इस रिएक्शन में कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। आप लोग को ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप नेम रिएक्शन में और रिएजेंट में अच्छे से खेल पाओगे। ठीक है, तो ये है। तो आप लोग को बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आप लोग को पढ़ना है, उनमें इंडक्टिव वगैरह, रिजोनेंस वगैरह लगाना आना चाहिए। मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ लगेगा, है ना, आप लोग का हाइपर कंजुगेशन कहाँ लगेगा। इसमें जो मुझे लगता है जो पिछले 2-3 4-5 साल से मैंने देखा है जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो बेसिकली एसिडिटी और बेसिसिटी ऑर्डर में अरेंज करने का आता है। आप लोग को 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें पूछ देगा कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, तो वहां पर आप लोग को जीओसी का नॉलेज अप्लाई करके आप ऑर्डर बता सकते हैं। आगे बात करें तो एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कितने जो है एरोमेटिक है, कितने एरोमेटिक नहीं है, कौन नॉन एरोमेटिक है, होमो एरोमेटिक क्या होता है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो वहां पर पोजीशन से आप क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं तो पैरा पे लगे और, तो ये आप लोग को देखना है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें तो आप लोग को पूरा याद रखना ही रखना है, इसमें से मैं कुछ नहीं बोल सकता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बाकी आपको बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म E1 E2 E1 E2 E1CB SN1 SN2 SNI ये सभी पता होनी चाहिए। ठीक है, SNI इस बार आई थिंक आया था जहां तक मेरे को याद आ रहा है। आगे सिमन स्मिथ रिएक्शन, राइमर टीमन, माइकलस, डार्जन, ये सभी अबिटिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मैकमरी कपलिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी आप लोग को आना चाहिए।
रिएजन में आप लोग को ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोग को ग्रिग्नार्ड और हम लोग का गिलमन्स रिएजन R2CuLi, इसके ऊपर अच्छे से फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। और डायल्सर्टस रिएक्शन जो हम लोग का इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता है, ठीक है, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, बेसिकली आप लोग को ये आप लोग को पता होनी चाहिए। जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन होता है, कौन सिग्माट्रोपिक है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, ये सब भी आप लोग को पता होनी चाहिए। इस साल भी शायद आई थिंक 2 क्वेश्चन आया था इस हम लोग का पेरीसाइक्लिक रिएक्शन से। आप लोग क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में आप बेसिकली ज़्यादा फोकस करके, मतलब ऐसा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत वास्ट टॉपिक है और क्वेश्चन आता भी है नहीं आता है। इस साल ऐसा था कि मैं ज़्यादा फोकस के साथ, मतलब इसको मतलब ज़्यादा वैल्यू देने वाला नहीं है, क्योंकि आप पढ़ने जाओगे तो क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत बड़ा वास्ट बन जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि आप लास्ट में इसको पढ़ सकते हैं जब आप लोग का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा पॉकेट टॉपिक्स के बाद, क्योंकि इसमें कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा पता नहीं है। फिर भी आप बेसिक्स पढ़ के जाना क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में। नेचुरल प्रोडक्ट में आप लोग को अमीनो एसिड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। टर्पीन्स इंपॉर्टेंट है और बेसिकली कार्बोहाइड्रेट में आप लोग का जो आता है हम लोग का ओसाजोन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पिछले साल भी क्वेश्चन आया था और इस साल भी क्वेश्चन आया है ओसाजोन फॉर्मेशन से। तो मे बी इस साल भी आप लोग का सेम क्वेश्चन या फिर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अमीनो एसिड तो आप लोग को रटना ही है, जितने अमीनो एसिड है, कौन सा में एरोमेटिक रिंग है, कौन सा वाला में अल्कोहल ग्रुप है, कौन सा वाला में क्या है, आप लोग को पूरा याद होनी चाहिए, ठीक है, अमीनो एसिड के केस में ये। और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है, बेस पेयर कैसे होते हैं, बेस पेयर में बॉन्डिंग कैसे होती है, जैसे AGTC है, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन के साथ करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये सभी बेसिक नॉलेज आप लोग को होना चाहिए। बाकी आप लोग को अमीनो एसिड और आप लोग का कार्बोहाइड्रेट में आप लोग को वही जो हम लोग का पढ़ते हैं हम लोग का ओसाजोन फॉर्मेशन, वो आप लोग को पता होनी चाहिए। एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बता दिया आप लोग। उसमें बेसिकली एरोमेटिसिटी का ऑर्डर वगैरह ये लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। और कौन एरोमेटिक कौन एरोमेटिक है, होमो एरोमेटिक कौन है, क्वासी एरोमेटिक कौन है, ये आप लोग को पता होनी चाहिए। आगे बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये हो गया हम लोग का फिजिकल और हम लोग का इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आगे बात करेंगे हम लोग का हो गया ऑर्गेनिक और फिजिकल का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला पेरियोडिक टेबल आता है, जिसमें पेरियोडिसिटी आपको पता होनी चाहिए, कौन सा आयनाइजेशन एंथैल्पिक ऑर्डर है, कौन मतलब का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पिक ऑर्डर है, तो ये आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की, तो इसमें मेटलर्जी में आप लोग को बेसिकली बेसिक नॉलेज होना ज़्यादा जरूरी है मेटलर्जी में, कि कौन कौन से ओर का क्या नाम होता है, ठीक है, डोलोमाइट किसको बोलते हैं, हेमाटाइट मैग्नेटाइट क्या होता है, और बेसिक प्रिंसिपल आप लोग को पता होनी चाहिए कि मेटलर्जी का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। इसी के ऊपर आएगा, ज़्यादा डीप नहीं जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बात करें केमिकल बॉन्डिंग, शेप एंड मॉलिक्यूल, तो केमिकल बॉन्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। इस साल भी क्वेश्चन आया था और हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इनमें से सिर्फ 2 ही टॉपिक में क्वेश्चन बनते हैं। एक पहला बन जाता है हम लोग का शेप के ऊपर, कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, जो हम लोग BACPR और VBT लगा देते हैं, ये बेंड शेप होगा, टी शेप होगा, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और हायर सिमेट्री में भी हम लोग जा सकते हैं, ट्राइगोनल, प्रिज्मेटिक वगैरह। जैसे एक शायद पिछले साल आया था एक क्वेश्चन, ठीक है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक था शायद, आई थिंक उसका, है ना, तो वो आया था। तो आप लोग को शेप वगैरह अच्छे से पढ़ के जाना है, कितने लोन पेयर वगैरह सब आप लोग को स्ट्रक्चर निकालना आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। सेकंड जो क्वेश्चन आता है केमिकल बॉन्डिंग से, वो बेसिकली आता है हम लोग का पार्ट से, कहाँ से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बेसिकली आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ NO CO, है ना, हम लोग का N2 O2, इसका आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। ये भी देख लेना कि आयनाइजेशन मतलब O2 पॉजिटिव का क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, लेंगे तो क्या होगा, ये आप लोग को बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे आप लोग को पूरा समझना है, ठीक। एक इसमें और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, केमिकल बॉन्डिंग से जो परसेंटेज यानी करेक्टर, सॉरी, यस, परसेंटेज यानी करेक्टर वाला जो हम लोग का आता है, हम लोग का जो फजांस रूल के बाद पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो वो बेसिकली आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है, परसेंटेज यानी करेक्टर वाला। और तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, बाकी हाँ, ये परसेंटेज यानी करेक्टर वगैरह होना चाहिए, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से पता होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट के बाद आई थिंक पढ़ाया जाता है परसेंटेज यानी करेक्टर, तो वो आप लोग को पता होनी चाहिए। मेन ग्रुप की बात है तो मेन ग्रुप तो ऐसा है कि पूरा विशाल है, आप लोग पढ़ना चाहो तो बहुत सारा पढ़ सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेन ग्रुप को आप बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ो, और हम लोग का ग्रुप वाइज हम लोग का स्पेसिफिक पढ़ो। उसमें बेसिकली आप लोग को बैक बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर होना चाहिए। मेन ग्रुप एलिमेंट्स में बैक बॉन्डिंग कैसे होता है, क्या अफेक्ट करता है, और बेसिकली यहाँ पर जो
इसमें क्या होता है, बेसिक जनरल प्रॉपर्टीज आप लोग देख लेंगे, ठीक है, अलग अलग ग्रुप का। और इसमें डाइबोरेन अच्छे से देख के जाइएगा, बोराजीन देख के जाइएगा, ठीक है। और इसमें क्या बोल सकते हैं, हाँ आप लोग को बोराजीन तो अच्छे से देख के जाना ही है, डाइबोरेन के स्ट्रक्चर वगैरह और उसका रिएक्शन वगैरह अच्छे से देख के जाना है, आता है क्वेश्चन उससे। सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बोराजीन, सिलिकॉन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, सिलिकॉन इसमें दिया है। फॉस्फाजीन आप देख सकते हैं, अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है फॉस्फाजीन से, तो मे बी आ जाए, तो फॉस्फाजीन आपको पढ़ना है। जीनॉन फ्लोराइड्स का शेप पे क्वेश्चन आ ही जाता है कि XeF4 का शेप क्या होगा, XeO2 का शेप क्या होगा, तो आप लोग को सॉरी XeF2 का शेप क्या होगा, XeO4 का शेप क्या होगा, तो इसको आप लोग को देख के जाना है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल्स में हम लोग का बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स कवर होते हैं। हम लोग का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में आप लोग का 18 इलेक्ट्रॉन रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपको आना ही चाहिए। उसमें क्लस्टर बॉन्डिंग वगैरह आप लोग को थोड़ा सा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लस्टर बॉन्डिंग आपको बेसिक में 18 इलेक्ट्रॉन रूल, आप लोग का वो जो स्ट्रक्चर आता है हम लोग का, ठीक है ना, बोरेन स्ट्रक्चर, क्लोजो, निडवा रखना है, तो वो जो आता है वो आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। और शेप निकालना आना चाहिए, ठीक है, वही जो क्लोज और नेटो बता रहा हूँ वो कैसे निकालते हैं वो आप लोग को पता आना चाहिए। थोड़ा जिम्टा लाइन के बारे में देख लीजिएगा, बाकी ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड से बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे और आपसे बन जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन रूल पता होना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, CFT कैलकुलेशन वगैरह आता है, CFSC कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग का, डेल O डेल T ये सब आप लोग को आना चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का कॉन्सेप्ट आप लोग वीवीटी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, CFT से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके आगे आप लोग का स्पाइनल से क्वेश्चन आया तो नहीं है अभी रिसेंट टाइम्स में, बट मे बी आ सकता है, स्पाइनल से अच्छे से पढ़िएगा। कलर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी क्वेश्चन आया था कलर थ्योरी से कि कलर का क्या क्या ट्रेंड है ना, जो हम लोग का चार ट्रांसफर कंपाउंड का कलर ज़्यादा होता है, फिर हम लोग का टेट्राहेड्रल देन ऑक्टाहेड्रल, तो इसको आप लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है। ये कलर थ्योरी, लेबलिटी वाला जो क्वेश्चन था, कौन लेबाइल है कौन नहीं नॉन लेबाइल है, ये सभी भी आप थोड़ा सा देख के जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, ठीक है। और हाँ आप लोग का JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इसको भी अच्छे से देखना किसमें JTD होगा किसमें JTD नहीं होगा। बायो इनऑर्गेनिक तो आसान है, आप लोग को सीधा कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स वगैरह अच्छे से देख के जाने हैं, कौन से मेटल, जिंक, आयरन, कॉपर, इसका आप लोग को बेसिकली इर्द गिर्द घूमना है आप लोग को बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, है ना, इसमें कौन सा मेटल्स होते हैं आप लोग को पता होना चाहिए, अलग अलग एंजाइम्स में। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस में आप लोगों को कंडक्टोमेट्री अच्छे से पता होना चाहिए, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व आपको पता होना चाहिए, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का बेसिक पता होगा तो चल जाएगा, ठीक है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का ग्राफ वगैरह पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी 2023 में आया था हम लोग का कलरोमेट्री वाला, तो वो आप लोग को थोड़ा सा देख लीजिएगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री और एसिड बेस टाइट्रेशन, और हम लोग का कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और रेडॉक्स रिएक्शन जो हम लोग करते हैं, है ना, तो वो आप लोग को बस होना चाहिए। केमिनोफोर और फेरस अमोनियम सल्फेट जो मोहर सॉल्यूशन करते हैं, तो उतना काफ़ी है आप लोग के लिए। और हाँ रेडियो एक्टिविटी आप लोग का वो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप लोग को न्यूक्लियर, है ना, रेडियो एक्टिविटी वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोग को कोई रेडियो एक्टिविटी की इक्वेशन देख के पूछ लेगा कि कितने न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, कि न्यूट्रॉन निकल रहा है कि क्या निकल रहा है, पॉजिट्रॉन निकल रहा है, तो ये सभी आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ऐसी